नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार टांक इस यूएन एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक ऐसा लेके आया हूं जो बहुत रेलेवेंस रखता है या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बीए के लिए हो, चाहे बीए एलएलबी के लिए हो। तो आज हम उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं और आपके किसी भी एग्ज़ाम में इसके प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए आज अपन अपने टॉपिक को शुरू कर देते हैं। और टॉपिक जो आज अपना है वो है आपका बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो राजनीति विज्ञान के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो बिहेवियरल अप्रोच है वो क्या है, या फिर बिहेवियरलिज्म किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या हैं, उस सारी बातों के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए बिहेवियरलिज्म के ऊपर। बिहेवियरलिज्म के अंदर अब सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि जैसे ही अपना एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बिहेवियरलिज्म के बारे में तो सबसे पहले अपने को इंट्रोडक्शन लिखना है। ये शब्द इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद में आगे वाली स्लाइड के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो इसके अंदर लिखना है। देखिए आगे वाली स्लाइड के अंदर क्या है, सबसे पहले देखिएगा मॉडर्न अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो बिहेवियरलिज्म क्या है, मॉडर्न अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान को पढ़ने का एक आधुनिक दृष्टिकोण है बिहेवियरलिज्म। ठीक है, दूसरा बुलेट्स क्या बनेगा आपका, ए पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर डेवलपमेंट। ये जो बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, उसके बाद की घटना है। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ बिहेवियरलिज्म का वो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता है। फिर आगे तीसरा बुलेट्स क्या बनता है आपका, तीसरा पॉइंट जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल अप्रोच इन द पॉलिटिकल साइंस, यानी कि ये बिहेवियरलिज्म आया क्यों, ये इसलिए आया कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, उस ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट में ये चीज़ आई थी, है ना, उसका प्रोटेस्ट मोमेंट था, इस वजह से ट्रेडिशनलिज्म आया। अब चलते हैं आगे वाले पे, एसोसिएट विद द वर्क ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इसके ऊपर जितना भी काम हुआ है वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे उन लोगों ने किया है। तो हमें इंट्रोडक्शन शब्द लिखना है और इंट्रोडक्शन के अंदर ये तो 3-4 पॉइंट हमने लिखे हैं वो अपने को लिखने हैं। इसके बाद में ये देखिएगा, ये जो अब नेक्स्ट स्लाइड है, द रूट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच कैन बी ट्रेंच बैक टू the root of behavioral approach can be traced back to the work of ग्राम विलास। ये जितने भी, ये वाली स्लाइड भी आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिखनी है ना। ग्राम विलास ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। आपको ये एज इट इज़ लिखना है कि ग्राम विलास ने एक पुस्तक लिखी थी, दैट इज़ ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। एंड आर्थर बेंटले भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, उसकी भी एक किताब का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों आपको लिखने हैं। द रूट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच कैन बी ट्रेंच बैक टू द वर्क ऑफ ग्राम विलास, यानी कि जो ये बिहेवियरल अप्रोच है इसकी जो जड़ें हैं हमें ग्राम विलास की पुस्तक और आर्थर बेंटले की पुस्तकों में हमें दिखाई देता है। ठीक है, आर्थर बेंटले की पुस्तक कौन सी थी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और ग्राम विलास की जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति के अंदर मानव का स्वभाव, मानव की प्रकृति राजनीति में किस तरह की है। ठीक है, चलते हैं अपन तीसरे पॉइंट के ऊपर। ग्राम विलास पॉइंटेड आउट द यूज ऑफ ह्यूमन नेचर इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि ग्राम विलास जो था उसकी किताब का नाम ही ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिकल साइंस है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स है, नॉट पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स है। तो ग्राम विलास ने क्या पॉइंट आउट किया, द यूज ऑफ ह्यूमन नेचर इन स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान के अंदर ह्यूमन नेचर को किस तरह से स्टडी किया गया। फिर अगले वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्थर बेंटले गेव एम्फेसिस ऑफ द ग्रुप स्टडी, और जो ये आर्थर बेंटले था जिसने किताब लिखी थी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इसने किसके ऊपर फोकस किया था, ग्रुप स्टडी के ऊपर, यानी कि समूह के अंदर जो है इसने स्टडी की बात करी है। चलते हैं अपन अगली वाली स्लाइड की तरफ। अगली वाली स्लाइड है आपकी द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ द बिहेवियरल आर चार्ल्स ई मेरियम। आपको ये नाम ध्यान रखना है, चार्ल्स ई मेरियम, द फाउंडर ऑफ शिकागो स्कूल। ये चार्ल्स ई मेरियम जो था ये शिकागो स्कूल जो कि अमेरिका के अंदर है उसका फाउंडर था। एंड हैरल्ड लासवेल, जॉर्ज कैटलिन, डेविड स्टर्न एटसेट्रा, यानी कि ये जो बिहेवियरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इससे इन सभी लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, जैसे कि चार्ल्स मेरियम का नाम जुड़ा हुआ है,
ठीक है। इसके बाद में हेराल्ड लासवेल का नाम जुड़ा हुआ है, इसके बाद में जॉर्ज कैटलिन का नाम जुड़ा हुआ है, डेविड ईस्टन का नाम जुड़ा हुआ है। ये जितने भी जो मैंने बताए हैं, चार्ल्स मेरियम हो, जो हेराल्ड लासवेल हो, जॉर्ज कैटलिन हो या डेविड ईस्टन हो, ये सभी व्यवहारवादी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। फिर आगे आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, द बिलीव दैट द ट्रेडिशनल अप्रोच नेग्लेक्टेड द पॉलिटिकल फिनोमिना। और ये व्यवहारवाद क्या कहता है, बिहेवियरलिज्म क्या कहता है? बिहेवियरलिज्म का विश्वास है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसने नेग्लेक्ट किया, पॉलिटिकल फिनोमिना को नेग्लेक्ट कर दिया था। इस वजह से एक नई अप्रोच सोसाइटी के अंदर लानी पड़ी और उस नई अप्रोच का नाम हमने दिया बिहेवियरलिज्म। Therefore, they developed a new approach। ये देखो मैंने अभी बता ही दिया है कि therefore they developed a new approach to the careful study of the political phenomena। यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसने पॉलिटिकल फिनोमिना को नेग्लेक्ट कर दिया था। इस वजह से एक नई अप्रोच हमारे राजनीति वैज्ञानिकों को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों को समाज के अंदर लानी पड़ी और वो उसका नाम था आपका बिहेवियरल अप्रोच। अब चलते हैं पर अगली वाली स्लाइड के ऊपर। देखिएगा अगली वाली जो स्लाइड है वो मीनिंग एंड ऑफ बिहेवियरलिज्म है। अब हम इस स्लाइड से पे चलें उससे पहले हम पुनः दूसरी पहले वाली स्लाइडों के ऊपर चलेंगे। ये वाली पहले वाली स्लाइड है, देखिएगा ये इंट्रोडक्शन। अब आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये साइड लिखनी है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये वाली साइड लिखनी है, जो स्लाइड है वो लिखनी है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये वाली स्लाइड लिखनी है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन में आपको ये वाली स्लाइड लिखनी है, और इसके बाद में इंट्रोडक्शन में आपको ये इतनी स्लाइडें जो आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है, ये 3-4 जो स्लाइडें मैंने जहाँ टिक मार्क किए हैं वो वाली स्लाइड लिखी। फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद में हमें क्या लिखना है, मीनिंग ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। अब हमें दूसरी जो हेडिंग बनेगी आपकी वो मीनिंग ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। अब हमें इसका अर्थ बताना है कि ये होता क्या है। देखिए इसके अंदर द सेंट्रल फोकस इज ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। मैंने कई बार क्लासों के अंदर बताया है कि इसका जो सेंट्रल फोकस होगा किसका, बिहेवियरल अप्रोच का, वो क्या होगा, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का स्टडी करना, एक ह्यूमन के, एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल के पॉलिटिकल बिहेवियर को फोकस करता है आपका पॉलिटिकल बिहेवियर अप्रोच। ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग। पॉलिटिकल साइंस जो जुड़ी हुई है वो किसके साथ में जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ मैन बींग, यानी कि ह्यूमन बींग, यानी कि जो ह्यूमन के है साथ में उसका जो राजनीतिक व्यवहार है वो उसके साथ में पॉलिटिकल साइंस जुड़ी हुई है। विद इन द पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, यानी कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, दैट इज विद इन द स्टेट और द अदर पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, चलते हैं अपन अगले वाले पॉइंट के ऊपर। द नेचर ऑफ पॉलिटिकल इवेंट आर लार्जली डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल। यानी कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स आर लार्जली डिटरमाइंड बाय द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। यानी कि हमें बिहेवियरलिज्म के अंदर क्या समझना होता है, हमें बिहेवियरलिज्म के अंदर लोगों के व्यवहार को, पीपल्स के नेचर को हमें समझना पड़ता है ना, और उसी के बाद में आपका पॉलिटिकल इवेंट्स जो है वो डिटरमाइंड होता है। चलिए अगली वाली स्लाइड की तरफ। ये अगली वाली इट इज़ द अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल फेनोमिना इन टर्म ऑफ ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्वेबल डाटा। इसके अंदर हम ऑब्जर्व किए जाने वाले पॉलिटिकल फिनोमिना को, ऑब्जर्व जो डाटा होते हैं, ऑब्जर्व करने वाले डाटा होते हैं, उसका हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। चलते हैं अपन आगे। यूज़ ऑफ मोर साइंटिफिक टूल्स, यानी कि जो बिहेवियरलिज्म है इसके अंदर मोर साइंटिफिक टूल्स का प्रयोग किया जाता है, सच एज ऑब्जर्वेशन, सर्वे, मेजरमेंट। ये सभी साइंटिफिक टूल है। ये साइंटिफिक टूल किसके हैं, ये बिहेवियरलिज्म को पढ़ने के साइंटिफिक टूल है। क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन है, सर्वे हैं, मेजरमेंट है। ये सारी बातें आपको बिहेवियरलिज्म के अंदर पढ़ने की है। फिर आता है एम टू अ वैल्यू फ्री सब्जेक्ट, और इसका बिहेवियरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम टू अ वैल्यू फ्री सब्जेक्ट। यानी कि हमने क्लासों के अंदर देखा था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो वैल्यू बेस्ड होती है, वैल्यू उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, जबकि बिहेवियरल जो अप्रोच होता है वो वैल्यू फ्री होता है, वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो सर्वे के ऊपर डिपेंड करता है, न कि वैल्यू के ऊपर। तो ये जो बिहेवियरल
बिहेवियरलिज्म का अप्रोच है वो वैल्यू फ्री अप्रोच है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। चलते हैं अपन अगली वाली स्लाइड की तरफ। अगली वाली स्लाइड का हेडिंग क्या बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरलिज्म। ये तीसरी हेडिंग बनेगी। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में हमने मीनिंग देखा, अब फिर अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरलिज्म, यानी कि इस बिहेवियरलिज्म की विशेषताएं क्या क्या है। चलिए इसके अंदर देखते हैं। नंबर 1, अ प्रोटेस्ट मोमेंट। हाँ, नंबर 1 ये देखिएगा, द प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल अप्रोच इन द पॉलिटिकल साइंस। ये मैंने कई बार बताया है कि जो बिहेवियरलिज्म आया वो क्यों आया, कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके खिलाफ लोगों में सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, तो उसके खिलाफ एक मोमेंट आंदोलन हुआ, उसका विरोध हुआ, इस वजह से आपका ये बिहेवियरलिज्म अप्रोच आया। दूसरा, मेन फोकस इज ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि बिहेवियरलिज्म का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर। और किसके पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर? इंडिविजुअल के पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एम्फेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी। इसका जो विशेषता एक हम ये और कह सकते हैं कि बिहेवियरलिज्म का जो मुख्य रूप से जो नज़र हैं उसकी नज़र मेथोडोलॉजी के ऊपर है, तरीके के ऊपर हैं। फिर आता है ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इसका जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। वैल्यू फ्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू फ्री। ये जो बिहेवियरल अप्रोच है वो वैल्यू फ्री अप्रोच है। इसके बाद में देखिएगा एम्फेसिस टू द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। मैंने आपको क्लासेस के अंदर बताया है कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, यानी कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ में जोड़कर अध्ययन करना, इसी को हमने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा है। तो ये सारी कुछ विशेषताएं जो है वो बिहेवियरलिज्म के अंदर है। चलते हैं अपन अगले। फिर आप एक हेडिंग और डाल सकते हो, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है, और डेविड ईस्टन, जो कि हमने बार बार बताया हुआ है आपको कि डेविड ईस्टन हैज़ डेवलप्ड 8 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिहेवियरलिज्म, यानी कि ये जो डेविड ईस्टन नाम का आदमी है, इस आदमी ने बिहेवियरलिज्म की 8 विशेषताएं बताई है। कितनी विशेषताएं बताई है? 8 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस आदमी ने बताई हैं। चलते हैं अपन 8 विशेषताएं कौन सी है उनको देखने के लिए। चलिए ये वाली 8 विशेषताएं देखिए। सबसे पहले जो डेविड ईस्टन था उसने बिहेवियरलिज्म की जो पहली विशेषता बताई है वो आपकी क्या है? रेगुलरिटीज़ है। ठीक है, क्या है? रेगुलरिटीज़ है। दूसरा विशेषता क्या है? वेरिफिकेशन। तीसरी विशेषता क्या है? टेक्निक्स। चौथी विशेषता क्या है? क्वांटिफिकेशन। पांचवी विशेषता क्या है? वैल्यूज़। छठी विशेषता क्या है? सिस्टमेटाइजेशन और प्योर साइंस। और आठवीं और अंतिम विशेषता क्या है? इंटीग्रेशन। ये 8 विशेषताएं आपको इसी डायग्राम में, जो यहाँ डायग्राम मैंने बनाया है, इसी डायग्राम को वहाँ जाके बनाना है, बिल्कुल गोले में बनाना है। नंबर 1 पर रेगुलरिटीज़ 1 से शुरू करना है, वेरिफिकेशन दूसरा है ना, ये आपका 1 हो जाएगा। दूसरा आपका ये हो जाएगा। तीसरा आपका टेक्निक्स हो जाएगा। चौथा क्वांटिफिकेशन हो जाएगा। पांचवा वैल्यूज़ हो जाएगा। छठा आपका सिस्टमेटाइजेशन हो गया, प्योर साइंस हो गया, और ये आपका 8वां हो गया इंटीग्रेशन। ये इसी फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर कॉपी के अंदर लिख के आना है। चलते हैं अपन अगली वाली स्लाइड के ऊपर। अगली वाली स्लाइड क्या है? क्रिटिसिज्म अगेंस्ट बिहेवियरलिज्म। देखो अब क्रिटिसिज्म भी हुआ इस बिहेवियरलिज्म का। क्रिटिसिज्म क्या हुआ? क्रिटिसिज्म ये है था कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैन नॉट बी वैल्यू फ्री। मैंने कई बार बताया है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो था पॉलिटिकल साइंस का वो वैल्यू बेस्ड था। फिर बाद में बिहेवियरलिज्म आया, वो आपका वैल्यू फ्री था, मतलब उसमें वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो फिर इसका आलोचना भी हुई, क्रिटिसिज्म भी हुआ कि भाई कोई भी पॉलिटिकल साइंस है वो कैन नॉट बी वैल्यू फ्री नहीं हो सकता, ये इसका आलोचना है। फिर गेव मोर इम्फेसिस ऑफ द मेथड एंड टेक्निक्स रादर देन द आउटपुट। इन्होंने कहा कि इसकी जो आलोचना करते हैं लोग, वो कहते हैं कि इस बिहेवियरलिज्म के अंदर आप लोगों ने इतना इम्फेसिस मेथड्स के ऊपर कर दिया है, टेक्निक्स के ऊपर कर दिया है, जबकि उसका रिजल्ट इतना नहीं मिला जितना आपने उसके ऊपर प्रभाव डाला है, जितना एम्फेसिस आपने मेथड्स, तरीके, टूल्स, डाटा इकट्ठे करने में किया है। लेकिन जब इतना काम करते हुए भी रिजल्ट आपका कम आया है, तो ये इसकी कमी है। फिर आता है नेक्स्ट, ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ द
एज ए बेसिक एलिमेंट एज इट इज़ नॉट एज स्टैटिक। इसमें यह कहा गया है कि ह्यूमन जो नेचर होता है, क्योंकि बिहेवियरलिज्म के अंदर हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, तो ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द बेसिक एलिमेंट एज इट इज़ नॉट एज स्टैटिक। यानी कि ह्यूमन नेचर कभी स्टैटिक नहीं होता है, वो बदलता रहता है, बदलाव उसमें अंदर होता रहता है। तो ये भी एक आलोचना बन गई। इसने तो बताया था कि भाई ह्यूमन नेचर का जो होता है, ह्यूमन नेचर जो होता है वो स्टैटिक टाइप का हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली बात ऐसी होती नहीं है। ऐसा होता नहीं है कि ह्यूमन नेचर स्टैटिक्स बन जाए। तो ये इसकी कुछ क्रिटिसिज्म थी। इसके बाद में आपकी स्लाइड खत्म हो जाती है, थैंक यू बोल दिया जाता है बाद में। तो एक बार हम वापस इस स्लाइड को एक नंबर से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है? इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये वाली स्लाइड लिखनी है, मॉडर्न अप्रोच, ये वाली 4-5 लाइनें। इसके बाद में ये वाली स्लाइड लिखनी है आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद में ये वाली स्लाइड भी आपको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखनी है। और इसके बाद में ये वाली जो, हाँ, यहाँ तक की जो स्लाइडें हैं वो इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगी। फिर ये वाली स्लाइड मीनिंग एंड बिहेवियर आ जाएगा इसके अंदर। इसमें क्या क्या लिखना है आपको? ये वाली स्लाइड लिखनी है मीनिंग ऑफ बिहेवियरल अप्रोच की। फिर ये वाली स्लाइड आपको लिखनी है। फिर ये वाली स्लाइड नहीं, इसके अंदर फिर ये दो स्लाइडें आ जाएगी मीनिंग के अंदर। फिर तीसरी जो हेडिंग बन जाएगी वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरलिज्म बन जाएगी। और इसके अंदर आपको कौन कौन सी स्लाइडें लिखनी है? ये वाली लिखनी है, ये वाली आपको लिखनी है, ये वाली लिखनी है। ये 3 स्लाइडें इसके अंदर आ जाएगी। और ये आपका लास्ट में आ जाएगा क्रिटिसिज्म अगेंस्ट बिहेवियरलिज्म। और लास्ट में आप धन्यवाद ज्ञापित कर देना, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने बिहेवियरलिज्म के ऊपर जो वीडियो बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे से ये पसंद आएगा वीडियो। और इस लिंक को भी आप शेयर करना, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉजिटिव कमेंट देके हमारा उत्साहवर्धन करना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे तसल्ली से सुना। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि।